गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और इस ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं अमरेश सर, और इसी के क्रम में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं एक सीक्वेंस के क्रम में। और इसमें से हमने आपको जीवों की फिजियोलॉजी में 3 बताए थे, पाचन, श्वसन और उत्सर्जन। तो जिसमें से एक पहली फिजियोलॉजी पढ़ रही है पाचन, और इसी को पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और उसी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, भोज्य पदार्थ आते हैं। और भोज्य पदार्थों के क्रम में एक पदार्थ आता है मिनरल एलिमेंट्स। तो मिनरल एलिमेंट्स खनिज तत्वों के बारे में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। खनिज तत्वों के बारे में आपको पीरियोडिक टेबल्स में पाए जाने वाले सभी 120 तत्वों को नहीं पढ़ना है। उसको जब हम पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल्स तो उसको अलग से पढ़ाएंगे। तो इसमें अंतर क्या होता है कि मिनरल्स एलिमेंट्स में जो मुख्य अंतर होता है कि मनुष्य के शरीर में जितने भी तत्व पाए जाते हैं वह मिनरल एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, और इनकी संख्या 10 से 12 होती है। और यह जो खनिज होते हैं यह ऊर्जा उत्पादन करने, खनिज तत्व जो होते हैं ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य नहीं करते हैं। तो भोज्य पदार्थों के क्रम में एक क्वेश्चन बताए थे कि वह कौन कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं जो ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य नहीं करते हैं। उसमें से नंबर 1 होता है विटामिन्स, और उसके बाद से मिनरल एलिमेंट्स होता है और जल होता है। तो खनिज तत्व भी ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य नहीं करते हैं। यह ऊर्जा से संबंधित क्रियाओं को करने में सहायता करने का कार्य करते हैं। यह ऊर्जा से संबंधित क्रियाओं को करने में सहायता करने का कार्य करते हैं। क्रियाओं को करने में सहायता करने का कार्य करते हैं। सहायता करने का कार्य करते हैं, करने का कार्य करते हैं। और यह ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल ऊर्जा से संबंधित क्रियाओं को करने में सहायता करने का कार्य करते हैं। इस पे एक पॉइंट्स आता है, यह ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य, पहला पॉइंट्स आता है ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य नहीं करते हैं। उत्पादन करने का कार्य नहीं करते हैं, करने का कार्य नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। यह हमारे शरीर की उपापचय मेटाबॉलिज्म क्रियाओं को करने में सहायता करने का कार्य करते हैं। और यह मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार के होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म होता है। तो इसमें से आता है कि पाचन, श्वसन और उत्सर्जन, यानी मेटाबॉलिज्म को एक पॉइंट्स में आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि मेटाबॉलिज्म का अभिप्राय होता है जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन हुआ, श्वसन हुआ, उत्सर्जन हुआ, ये सब मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आती हैं। इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम बेसिक रूप से पढ़ेंगे खनिज तत्व। तो यही खनिज तत्व 2-3 पॉइंट्स होते हैं जो आपके जीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और इन खनिज तत्वों में से मनुष्य में 10 से 12 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। मनुष्य में 10 से 12 खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। खनिज तत्व, मिनरल एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। और यह मिनरल एलिमेंट्स जो होते हैं जैविक क्रियाओं को करने में सहायता करने का कार्य करते हैं। तो इस 10 से 12 खनिज तत्वों में से कुछ खनिज तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और कुछ खनिज तत्व बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसी के आधार पर, इनके पाए जाने के आधार पर या इनके शरीर की उपस्थिति या प्रेजेंटेशन के आधार पर इन खनिज तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। एक सूक्ष्म तत्व होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, और दूसरा बृहद तत्व होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं। तो इसी के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया, इस खनिज तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है सूक्ष्म तत्व, एक होता है सूक्ष्म तत्व होता है, इसे माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट। और दूसरा जो होता है बृहद तत्व होता है, दूसरा जो होता है बृहद तत्व होता है, बृहद तत्व, मैक्रो एलिमेंट्स होता है।
तो ध्यान दीजिएगा कि माइक्रो एलिमेंट्स बहुत ही सिंपल परिभाषा होती है और मैक्रो एलिमेंट्स की बहुत ही सिंपल परिभाषा होती है। तो इसमें बृहद तत्वों के अंतर्गत यानी ऐसे तत्व जो मनुष्य में बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, बृहद तत्व कहते हैं। और इसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है। और मैक्रो एलिमेंट्स का अभिप्राय होता है कि ऐसे तत्व जो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसे मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। इन दोनों की परिभाषाओं को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर लीजिए कि सूक्ष्म तत्व किसे कहते हैं और बृहद तत्व किसे कहते हैं। आपकी परिभाषा में पूछा जाए, इसमें कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है, तो फिर से परिभाषाओं को, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म या कम मात्रा में पाए जाते हैं, मैक्रो मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आइए चलते देखते हैं कि मनुष्य में कौन कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, यह कौन कौन से कार्य को करते हैं। तो इसी के क्रम में, इन खनिज तत्वों के क्रम में एक एक करके पढ़ेंगे खनिज तत्वों के बारे में, इनका क्या उपयोग होता है। नंबर 1 होता है कैल्शियम। नंबर 1 होता है कैल्शियम। कैल्शियम और इसको कैपिटल सी और स्मॉल ए से लिखते हैं। और कैल्शियम जो होता है हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है और यह हमारे शरीर की अस्थियों यानी हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। इसके जो बेसिक कार्य होते हैं यह अस्थियों के निर्माण में सहायक होता है। यह अस्थि या बोन के निर्माण में सहायक होता है, बोन के निर्माण में सहायक होता है, निर्माण में सहायक होता है। और दूसरा इसका कार्य होता है, यह रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का कार्य करता है। इस कैल्शियम का दूसरा कार्य होता है रुधिर को थक्का जमने में, रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का कार्य करता है, थक्का जमने में सहायता करने का कार्य करता है, सहायता करने का कार्य करता है। यह 2 कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा इस कैल्शियम का जो अगला कार्य होता है कि यह पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। यह कैल्शियम जो होता है पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। तीसरा इसका कार्य होता है पेशियों के संकुचन में, पेशियों के संकुचन में सहायक होता है, संकुचन में सहायक होता है, सहायक होता है। तो यह इसके कार्य होते हैं। और यह पेशियों के संकुचन में सहायक जो होता है तो इसके क्रम में ध्यान दीजिएगा कि अब इससे रोग पूछे जाते हैं कि इससे रोग क्या क्या होते हैं। तो इस क्रम में यहां से रोग पूछे जाते हैं। तो यह अस्थि किसे कहते हैं, तो अस्थि का अभिप्राय होता है कि जैसे यह अस्थियां होती हैं तो इसी में आपको एक यह अस्थि होती है और जो शरीर में पाई जाती है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इन स्केलेटन सिस्टम के अंतर्गत करेंगे। और यह जो अस्थियां होती हैं इसके क्रम में यह इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व होता है कैल्शियम होता है। तो यह कैल्शियम अस्थियों हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है, रुधिर को थक्का जमने में सहायता करने का कार्य करता है, पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। तो इस क्रम में यहां से सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे रोग क्या होते हैं, इससे रोग क्या होते हैं। तो इसके क्रम में ध्यान दीजिएगा कि यहां से जो रोग होते हैं कि इसके क्रम में आपसे अब रोग पूछा जाए कि रोग क्या होता है। तो रोग जो होता है यह कि अब यहां से जब शरीर में कैल्शियम की कमी होगी तो अस्थियों का निर्माण नहीं हो पाएगा, रुधिर का थक्का नहीं जम पाएगा। और इसमें पेशियों का संकुचन, पेशियों के संकुचन से अभिप्राय होता है कि जैसे इसके बारे में एक फिनोमेना हम बता दे रहे हैं, इसको अन्यथा में आप लोग ना लीजिएगा। शरीर के हाथ व पैरों में क्या होती, बहुत पेशियां पाई जाती है। कभी कभी देखते हैं कि इसमें संकुचन होता है। तो यही संकुचन जो होता है जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो यह संकुचन नहीं हो पाता है। तो इसी के कारण यह पेशियों के संकुचन में सहायक होता है। अब यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि शरीर में कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, हमारे भोज्य पदार्थों में कैल्शियम का जो मुख्य स्रोत क्या होता है, तो इसका जो मुख्य स्रोत होता है, स्रोत के संदर्भ में पूछा जाए तो इससे रोग सारे हो जाएंगे। और इसी के बाद से इसके क्रम में स्रोत पूछे जाते हैं। स्रोत जो होते हैं तो इस कैल्शियम के दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दूध में सबसे अधिक मात्रा में यह कैल्शियम पाया जाता है। अब पूछेंगे
कि और यह जो दूध होता है सबसे अधिक भैंस के दूध में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। कभी कभी पैरों में क्या होता है कि ऐसे ऐंठन होने लगती है तो वह कैल्शियम की कमी होती है। तो इसके मुख्य स्रोत दूध होते हैं और दूध से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं होती हैं यह कैल्शियम के मुख्य स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी चीजें होती हैं कि अब इसी के बाद से एक दूसरा तत्व पाया जाता है फास्फोरस। इसी हड्डियों में क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। तो इसी के बाद से जो दूसरा खनिज तत्व होता है, अब यहां से देखिएगा फास्फोरस, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। यह बहुत ही सीक्वेंस में पाए जाते हैं। दूसरा जो तत्व होता है फास्फोरस होता है, दूसरा जो तत्व होता है फास्फोरस होता है और इसको कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यह फास्फोरस जो होता है शरीर में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। यह फास्फोरस जो होता है शरीर में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, यह कैल्शियम के साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है, इसी कैल्शियम के साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है। कैल्शियम आयन के साथ कह लीजिएगा, कैल्शियम आयन के साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है। आयन के साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है, संयुक्त रूप से पाया जाता है। और यह भी इसका वही कार्य होता है, अस्थियों के निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा अस्थियों की एक बड़ी विशेषता होती है कि अस्थियों में फास्फोरस ये जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है तो इसके क्रम में बहुत सारी चीजें होती हैं। नंबर 1 होता है कि जैसे सामान्यतः आप देखे होंगे कि यह जो फास्फोरस होता है यह इसके निर्माण में सहायक होता है। इसका कार्य जो पहला होता है अस्थियों के निर्माण में सहायक होता है, अस्थि के निर्माण में सहायक होता है, निर्माण में सहायक होता है। दूसरा जो होता है वसा व कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है फैट, वसा व कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक होता है, उपापचय में सहायक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है यह वसा का कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायक होता है। इसका तीसरा जो कार्य होता है अम्ल, शरीर में अम्ल व क्षार, शरीर में अम्ल एसिड व अम्ल व क्षार बेस के संतुलन में सहायक होता है, बेस के बैलेंस में सहायक होता है। तो यह एसिड और बेस क्या होते हैं, जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है कि पीएच होता है 1 से और 6.9 तक रहता है, अम्लीय हो जाता है, सेवन उदासीन हो जाता है और सेवन से लेके 14 तक क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। तो यह इसको नियंत्रण में सहायता करने का कार्य करता है, यह इस पीएच का कार्य होता है। तो इसका यह तीनों कार्य होते हैं। ध्यान दीजिएगा जब शरीर में इसकी कमी हो जाएगी, जब शरीर में इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, अस्थियों का निर्माण नहीं हो पाएगा, वसा व कार्बोहाइड्रेट का संतुलन उपापचय या पाचन नहीं हो पाएगा और अम्ल व क्षार का संतुलन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण शरीर में अनेक रोग होते हैं। तो यह इसकी कंडीशंस होती है। और इसी के बाद से अगला जो तत्व होता है मैग्नीशियम होता है। अगला जो तत्व होता है मैग्नीशियम, तीसरा जो तत्व होता है वह मैग्नीशियम होता है। तीसरा जो तत्व होता है मैग्नीशियम और इसी को Mg कहते हैं। क्या कहते हैं, Mg होते हैं। और यह जो मैग्नीशियम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि यह मैग्नीशियम जो होता है यह कैल्शियम व फास्फोरस के बैलेंस या संतुलन को समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। यह मैग्नीशियम जो होता है शरीर में वसा वह कैल्शियम व फास्फोरस के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करने का कार्य करता है और यह एटीपी के सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा जब इसकी अन्य बात पौधों में करेंगे तो पौधों के संदर्भ में क्या होती है, पौधों की पत्तियां होती हैं और पत्तियों में क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के छोटे छोटे रंध्र होते हैं और ऐसे पत्तियों का आकार होता है और इसी पत्तियों में एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लांट और एनिमल में पर्णहरित, और इसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और यही पर्णहरित का रंग कैसा होता है, हरा होता है। ध्यान दीजिएगा, हरा होता है, इस पर्णहरित का रंग हरा होता है।
तो हरित, पर्णहरित जो होता है केवल पत्तियों में पाया जाता है, और यही पर्णहरित जो होता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के निर्माण में सहायता करने का कार्य करता है। और इसी पर्णहरित में Mg आयंस पाया जाता है। कौन सा आयंस पाया जाता है? Mg आयंस पाया जाता है। तो इसके कार्य हो जाते हैं कि यह कैल्शियम और फास्फोरस के बैलेंस को बनाए रखने का कार्य करता है, और इसका दूसरा कार्य होता है कि यह सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। शरीर में सह एंजाइम्स के रूप में कार्य करता है, यानी एटीपी के। और तीसरा कार्य होता है पर्णहरित क्लोरोफिल के रंग को हरा प्रदान करने का कार्य करता है। तो इसके अलावा इसका कार्य पौधों में जब हो जाता है कि यह रंध्रों के पत्तियों में छोटे छोटे क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, और यह रंध्रों के खुलने और बंद होने में सहायता करने का कार्य करता है। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में सहायता करने का कार्य करता है। स्टोमेटा का सिंबल ऐसे होता है, यही स्टोमेटा होता है, और इसी में बहुत सारे गॉड सेल्स पाए जाते हैं, और यहाँ पे इसी रंध्रों के खुलने और बंद होने के कार्य में सहायक होता है। रंध्रों के खुलने, ओपन और क्लोज होने में सहायता करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम आयंस होता है। अब इसी के बाद से आता है पोटेशियम। इसके बाद से जो अगला आयंस होता है पोटेशियम आयंस होता है। और एक चीज और ध्यान दीजिए कि इस मैग्नीशियम का जो मुख्य कार्य होता है कि राइबोसोम्स की उप इकाइयों को, ध्यान दीजिए कि इसका अगला कार्य होता है राइबोसोम्स की उप इकाइयों को जोड़ने का कार्य करता है। और यह राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं। एक 70S होता है, और यह किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। और दूसरा होता है 80S होता है। तो जब इसका डिवाइडेशन करेंगे तो यह दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह दो भागों में, एक 30 और 50 में डिवाइड होता है, 30S और 50S में डिवाइड हो जाता है। और यह जो होता है 60S और 40S में डिवाइड हो जाता है। तो यही जो होती है सब यूनिट होती है। यह जो ब्लू कलर को दिख रहे हैं यह सब यूनिट होती है। तो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर लीजिएगा, यह छोटी 30S क्या होती है? 30S राइबोसोम्स, और 80S क्या होता है? बड़ा, 50 से 50S बड़ा होता है। और यह क्या होता है? यह 40 होगा, और यह 60S होगा। तो इसी के क्रम में यह क्या होता है कि यह 40S होता है, यह थोड़ा इससे बड़ा होता है, और 60S क्या होता है? थोड़ा इससे बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स के अंतर्गत नहीं आता है, यह आस्वादन गुणांक के कारण इनका गुणांक आगे बढ़ जाता है। तो यही जो राइबोसोम्स की उप इकाइयाँ होती हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Mg आयंस होता है। यही Mg आयंस इनकी उप इकाइयों को जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइबोसोम्स की उप इकाइयों को जोड़ने का कार्य करता है Mg आयंस करता है, और कैसे जुड़ी होती हैं? जब Mg आयन की सांद्रता अधिक होती है तो राइबोसोम्स की दोनों उप इकाइयाँ आपस में जुड़ी होती हैं। लेकिन जब Mg आयन की सांद्रता कम हो जाती है तो राइबोसोम्स की दोनों उप इकाइयाँ एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। यह इंपॉर्टेंट इतने कार्य होते हैं पौधों और जंतुओं के संदर्भ में। इसी के क्रम में अगला तत्व होता है पोटेशियम। जो अगला तत्व होता है पोटेशियम, इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेशियम। अगला तत्व होता है नंबरिंग पोटेशियम। यह चौथा पॉइंट होता है, चौथा पाया जाने वाला तत्व होता है, और इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह पोटेशियम जो होता है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में धनायन होता है। कोशिका द्रव्य, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धनायन कौन सा होता है? K+ होता है। कौन सा धनायन होता है? K+ होता है। यह सोडियम पोटेशियम पंप को सहायता करने में, सोडियम और पोटेशियम पंप, इसको ऐसे लिखा जाता है Na आयन और K आयन, पंप में सहायता करने का कार्य करता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनते हैं कि कोशिका द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धनायन होता है, और यह भी अम्ल व क्षार को नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसी के बाद से पांचवा तत्व होता है सोडियम। पांचवा तत्व होता है सोडियम जो शरीर में पाया जाता है Na होता है।
और यह जो होता है यह भी अम्ल व क्षार के संतुलन में सहायता करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त जो यह सोडियम जो होता है यह तंत्रिकाओं के संकुचन में सहायता करने का कार्य करता है। यह जो होती है तंत्रिकाएं होती हैं, तंत्रिकाएं नर्व्स के संकुचन में सहायता करने का कार्य करता है। और नर्व्स क्या होती हैं? नर्व्स का अभिप्राय होता है तंत्रिकाएं जो होती हैं शरीर में संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती हैं। ध्यान दीजिएगा, तंत्रिकाएं क्या होती हैं इनको आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कि यह मनुष्य का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है और सारी तंत्रिकाएं कहाँ से होती हैं? यहीं से मस्तिष्क में एकत्रित होती हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी मनुष्य के शरीर के विभिन्न संवेदनाओं को अगले स्थान पर ले जाने के लिए क्या होती है? बहुत सारी ऐसी संरचनाएं होती हैं। तो यह मस्तिष्क होता है, या अग्रभाग होता है, मध्य भाग होता है, पश्च भाग होते हैं, मनुष्य का मस्तिष्क होता है। तो यहाँ पे जो संवेदनाएं होती हैं तो यही बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती हैं और सीधे मस्तिष्क को जाती हैं। तो यह दो प्रकार की होती हैं, जो तंत्र संवेदनाओं को ले जाती हैं, जो संवेदनाओं को ले जाती हैं उसे संवेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेदी तंत्रिकाएं कहते हैं। और जो सूचनाओं को लाने का कार्य करती है उसे चालक तंत्रिका कहते हैं। जो सूचनाओं को लाने का कार्य करती है उसे चालक तंत्रिका कहते हैं। लेकिन कुछ तंत्रिकाएं ऐसी होती हैं जो ले जाने और लाने का दोनों का कार्य करती हैं। जैसे मान लीजिए शरीर के कोई ऐसे अंग होते हैं जो सूचनाओं को क्या करती है? लाने का भी कार्य करती है और ले जाने का भी कार्य करती है। इसे मिश्रित तंत्रिकाओं के नाम से जानते हैं। इसको आगे हम पढ़ेंगे मिक्स नर्व सिस्टम के अंतर्गत। तो यह इनके कार्य होते हैं। अब इसी के बाद से आता है क्लोरीन। इसी के बाद से जो छठवां तत्व होता है वह क्लोरीन होता है। छठवां जो तत्व होता है क्लोरीन, 6 नंबर पे होता है क्लोरीन। क्लोरीन होता है क्लोरीन। अब इसको आप पूछेंगे कि यह क्लोरीन हमारे शरीर में कहाँ से प्राप्त होता है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में जो जल होता है, ध्यान दीजिएगा, जल जो होता है, जल में 4 एलिमेंट्स होते हैं। क्लोरीन होते हैं, फ्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं और आयोडीन होते हैं। यह 4 तत्व हमारे पेयजल से प्राप्त होते हैं। इस बात को सदैव ध्यान दीजिएगा कि यह जो जल होता है इसमें 4 तत्व पाए जाते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन्स होते हैं। तो थोड़ा इसको बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आवश्यक नहीं होता है कि इन सारी चीज़ों को किताबों से ही पढ़ा जाए। तो इसके क्रम में ध्यान दीजिएगा कि 4 तो याद कर लीजिए कि जो जब भी जल देखिए इन 4 चीज़ों को स्पष्ट कर लीजिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। तो इसी के क्रम में इसका जो मुख्य कार्य होता है यह शरीर में जो पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में ऋणायन होता है। क्लोरीन जो होता है शरीर में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में ऋणायन होता है। ऋणायन यानी निगेटिव चार्ज होता है। यह क्लोरीन होता है, सबसे अधिक मात्रा में ऋणायन चार्ज होता है। इसका अगला जो कार्य होता है, इसका अगला कार्य होता है, यह शरीर में ऑस्मो रेगुलेशन को नियंत्रित करने का कार्य करता है और यह क्लोराइड शिफ्ट में सहायता करने का कार्य करता है। इसी के बाद से जो अगला तत्व होता है लोहा, जिसे आयरन कहते हैं। अगला तत्व होता है 7वां आयरन। 7वां जो होता है आयरन होता है, आयरन, और यह लोहा होता है। लोहा इसको कहते हैं, इसका फार्मूला होता है Fe। तो यह ध्यान दीजिएगा, यह रुधिर में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और इसको आरबीसी जब पढ़ाए थे तो इसे 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन होता है। और यह रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स का कार्य करता है और इसी हीम में Fe आयंस पाया जाता है। क्या होता है? Fe आयंस पाया जाता है। यह रुधिर को, यही Fe आयंस क्या करता है? रुधिर को लाल रंग प्रदान करने का कार्य करता है। रुधिर को लाल रंग प्रदान करने का कार्य करता है। रुधिर ब्लड को लाल रंग प्रदान करने का कार्य करता है, लाल रंग प्रदान करने का कार्य करता है। और यह Fe 2 रूपों में पाई जाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह Fe जो होती है 2 रूपों में पाई जाती है, Fe+2 और Fe+3 होता है। यह फेरस आयन होता है और फेरिक आयन होता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, फेरस Fe2 होता है, यह ऑक्सीजन के संवहन में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त जो यह हीमोग्लोबिन होता है
यह शरीर में ऑक्सीजन के संवहन करने का भी कार्य करता है। इस लोहे का कार्य होता है ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई करने का कार्य होता है। तो सबसे दो कार्य आपके सामने हो गए। यह रुधिर को लाल रंग प्रदान करने का कार्य करता है और यही Fe- प्लस ऑक्सीजन को सप्लाई करने का कार्य करता है। और इसके अतिरिक्त यह Fe- होता है कि जो फोलिक अम्ल के निर्माण में भी सहायक होता है। यह जो होता है Fe- होता है फोलिक अम्ल के निर्माण में सहायक होता है। तो यह फोलिक अम्ल क्या होता है, विटामिन B9 को बताए थे, विटामिन B9 को ही फोलिक अम्ल कहते हैं। यह रुधिर के निर्माण में सहायक होता है। किसके निर्माण में सहायक होता है, रुधिर के निर्माण में सहायक होता है। और इसके जो स्रोत होते हैं, इस आयरन की जो स्रोत होते हैं, पालक होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इसके मुख्य स्रोत होते हैं इस आयरन के। और इसी के बाद से जो नेक्स्ट तत्व होता है वह होता है आयोडीन। यह सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होता है। 8वां जो तत्व होता है आयोडीन। आयोडीन 8वां जो तत्व होता है आयोडीन, इसको आई। और यह जो आयोडीन होता है हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है। इसको उसमें बता रहे थे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम शरीर होता है और इसी में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है थायराइड ग्रंथि। ध्यान दीजिएगा, इसी पे ग्रंथि पाई जाती है, इसका नाम होता है थायराइड ग्रंथि। इसको बहुत अच्छे से बताए थे। इसमें 2 चीजें पाई जाती है। इसी जो लाग देख इसी को थायराइड ग्रंथि कहते हैं, थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और याद कीजिए कि जब हार्मोन्स पढ़ा रहे थे तो इसी में से, इसी थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। और इसी थायरॉक्सिन हार्मोन्स में आयोडीन होता है। क्या होता है, आयोडीन होता है, जो शरीर की उपापचयी क्रियाओं को करने में सहायता करने का कार्य करता है। यह जो आयोडीन होता है शरीर में उपापचयी क्रियाओं को करने में सहायता करने का कार्य करता है। और एक प्रति व्यक्ति को 0.15 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। सॉरी, ये एक प्रत्येक व्यक्ति को मिलीग्राम 0.15 मिलीग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। मिलीग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है, जो शरीर में ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ क्या होता है, शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त जब यही थायरॉक्सिन होता है उपापचयी क्रियाओं को करने में सहायता करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यह जो आयोडीन होता है इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, इसके स्रोत ध्यान दीजिएगा। यह पेयजल होता है, पेयजल और पीने वाले जो जल होते हैं। इसके अलावा यह थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथियों से प्राप्त होता है, थायराइड ग्लैंड से प्राप्त होता है। यह जो ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य करता है। इसीलिए इसमें बताए थे इस थायरॉक्सिन हार्मोन्स को कैलोरीजन हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलोरीजन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। कैलोरीजन हार्मोन्स के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा हार्मोन्स होता है जो ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य करता है। वह आयोडीन हार्मोन्स में थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है जो ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य करता है। इसी के बाद से अगला जो तत्व होता है, एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, जब शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो एक रोग हो जाता है जिसे सामान्य घेंघा रोग कहते हैं। इसकी कमी से एक रोग हो जाता है सामान्य घेंघा रोग। ध्यान दीजिएगा, इसको बता रहे हैं, इसकी कमी से जो एक रोग होता है सामान्य घेंघा रोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोग होता है सामान्य घेंघा रोग। इसी को इंग्लिश में सिंपल ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल ग्वाइटर रोग कहते हैं। तो यह सिंपल ग्वाइटर क्या होता है, इसको ध्यान दीजिएगा कि सिंपल ग्वाइटर जो होता है कि जब शरीर में आयोडीन की कमी होती है, और कमी के 2 सोर्सेज होते हैं, या तो हमारे भोज्य पदार्थों में आयोडीन की कमी हो जाए, पेयजल में आयोडीन की कमी हो जाए। तो जो थायराइड ग्रंथि होती है या शरीर में आयोडीन की पूर्ति के लिए, या शरीर में जो होती है पूरे आयोडीन की सप्लाई के लिए क्या होती है, बहुत अधिक वर्क करती है। यही जो इसको हटा दे रहे हैं पैराथायराइड होती है,
यही जो थायराइड ग्रंथि होती है, यहाँ पे देखिएगा थायराइड ग्रंथि होती है, और यह जो थायराइड ग्रंथि होती है, जब हमारे भोज्य पदार्थ और पेय पदार्थ में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो इस आयोडीन की कमी की पूर्ति करने के लिए, इस आयोडीन की कमी की पूर्ति करने के लिए बहुत अधिक वर्क करती है, थायराइड ग्रंथि होती है, बहुत अधिक वर्क करती है, और वर्क करने के कारण ये क्या होती है, फूलकर बड़ी हो जाती है, और फूलकर बड़ी हो जाती है, ऐसे इसका आकार हो जाता है। क्या होता है, ऐसे इसका आकार हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, गले में ऐसे एक विशेष प्रकार की संरचना बन जाती है, और इसी को सामान्य घेंघा रोग कहते हैं। तो यह जो रोग होता है कि यह अधिकांश पर्वतीय प्रदेश के लोगों में होता है, लेकिन सामान्य रूप से जिन व्यक्तियों बच्चों में आयोडीन की कमी होती है भोज्य पदार्थ और पेय पदार्थ में, उसमें यह रोग विकसित हो जाता है। तो यह पेयजल से भी प्राप्त होने वाला रोग होता है। यह आयोडीन आप यहाँ देख लीजिए, पेयजल से प्राप्त होने वाला रोग होता है क्लोरीन, और इसी के बाद से आता है फ्लोरीन। अब यहाँ पे देखिए कि जल से जो दूसरा तत्व प्राप्त होता है, इसके बाद से अगला एलिमेंट 9 होता है फ्लोरीन। 9 नंबर पे जो होता है फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। यह हमारे पेयजल से प्राप्त होने वाला तत्व होता है, और इस जल में जब हमारे शरीर में, एक चीज ध्यान दीजिए कि जब अधिकता होती है तब भी रोग हो जाता है, और कमी होती है तब भी रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ध्यान दीजिए कि जब शरीर में पेयजल की अधिकता होने पर क्या होती है कि दांतों में धब्बे पड़ जाते हैं। इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। जैसे हमारे शरीर दांत होते हैं, दांतों का आकार ऐसा होता है, और दांत यही होते हैं, इस पे यहाँ से हड्डी मसूड़े लगे होते हैं, ध्यान दीजिएगा दांत होते हैं। तो इसकी 2 कंडीशन होती है कि जब हमारे पेयजल में, जब हमारे पेयजल, पीने वाले जल, पेयजल का अभिप्राय होता है पीने वाले, पेयजल में, जल में फ्लोरीन की अधिकता होती है। क्या होती है, अधिकता होती है। तो यहाँ देखिए फ्लोरीन की अधिकता होती है, तो दांतों पर पीले रंग के धब्बे ऐसे बनने लगते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, पीले रंग के धब्बे बनने लगते हैं, पीले रंग के धब्बे बनने लगते हैं। यानी जिस जल में फ्लोरीन की अधिकता होती है तो वो पीले रंग के धब्बे बनने लगते हैं। लेकिन जिस पेयजल में फ्लोरीन की कमी होती है, जब पेयजल में फ्लोरीन की कमी होती है, क्या होती है, कमी होती है, तो दांतों में गड्ढे बनने लगते हैं। और गड्ढे कैसे बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही दांतों का आकार होता है, यही दांतों का आकार ऊपर बनाए थे, और इसमें क्या होती है, इसमें कैविटी बनने लगती है, ऐसे कैविटी बनने लगती है। तो इसी के कारण यहाँ पे रेड कलर के मसूड़े दिखाई देने लगते हैं, और इसमें एक रोग हो जाता है जिसे कैरिज रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरिज, कैरिज रोग कहते हैं। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि जब पेयजल में क्या होती है, फ्लोरीन की अधिकता होती है तो दांतों पर पीले रंग के धब्बे बनने लगते हैं, और जब पेयजल की कमी होती है तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यह दांतों में क्या होती है, कैविटी बनने लगती है, और इसी को कैरिज रोग के नाम से हम जानते हैं। इसी के बाद से ऐसे तत्वों से टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसी के बाद से एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यह फ्लोरीन जो होता है कि यह ऑक्सीडाइज फॉर्म में नहीं होता है, यह पेयजल में डिजॉल्व होता है, घुलित अवस्था में पाया जाता है। और इसी के बाद से अगला जो तत्व होता है जिंक। क्या होता है, जिंक। जो 10 नंबर पर तत्व होता है, 10वां होता है जिंक। 10वां जो तत्व होता है जिंक, जिंक, और इसी को Zn कहते हैं, Zn कहते हैं। और यह शरीर में इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन, इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है, इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। तो यह जो होता है इंसुलिन जो होता है हमारे शरीर में रुधिर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को नियंत्रित करने में या शरीर की कोशिकाओं को अवशोषित करने के लिए प्रेरित करने का कार्य करता है, जिसके कारण व्यक्ति को डायबिटीज रोग नहीं होने पाता है, किसके कारण व्यक्ति को डायबिटीज रोग नहीं होने पाता है। और इसी के बाद से जो अगला तत्व होता है 11 कोबाल्ट होता है। क्या होता है, कोबाल्ट, कोबाल्ट कैपिटल C और स्मॉल o से लिखते हैं। और यह जो कोबाल्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कोबाल्ट विटामिन B12, क्या होता है, विटामिन, विटामिन B12 का मुख्य घटक होता है। कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 का मुख्य घटक होता है।
B12 का मुख्य घटक होता है। और B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन होता है। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको विटामिन के क्रम में बताए थे कि विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। इसको कम से कम 20 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है आपके एग्जाम में कि विटामिन या साइनोकोबालामीन किस बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं, इनके नाम वही होते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, किसी चीज़ को क्या करते हैं, कभी आप शर्ट पहनते हैं, कभी जींस पहनते हैं, कभी टी शर्ट पहनते हैं, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट वही रहता है, आपकी बॉडी तो बदलती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लीजिए। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट किसका स्रोत होता है? विटामिन B12 का स्रोत होता है। B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? कोबाल्ट। रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। साइनोकोबालामीन किसे कहते हैं? विटामिन B12 को कहते हैं। किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? साइनोकोबालामीन। ऐसे क्वेश्चन के फॉर्मेट होते हैं। तो ऐसे आपको ट्रेडिशनल फॉर्म वे में पढ़ना है इन चीज़ों को। और इसी के बाद से आता है कि तांबा होता है, एक तत्व होता है तांबा। यह मनुष्य में बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, लेकिन यह आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में क्या होता है? रुधिर के रंग को नीला प्रदान करने का कार्य करता है। और इसी के बाद से एक 12वां जो तत्व होता है कि मैग्नीज। और मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज अंतिम जो 12वां तत्व होता है मैग्नीज, इसको यमन कहते हैं। मैग्नीज जो होता है यमन होता है। और यह जो तत्व होता है विभिन्न विटामिनों और एंजाइमों के सह घटक के रूप में कार्य करता है, या सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है, या रचना में भाग लेता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है, यह विभिन्न विटामिन व सह कोएंजाइम्स की रचना में या घटक का कार्य करता है, यानी विटामिनों के निर्माण में और सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से मनुष्य में ये पाए जाने वाले खनिज तत्व होते हैं। और इसी के बाद से जब अंतिम भोज्य पदार्थ होता है जल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक इस चैनल्स को ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक आपके फ्रेंडों तक पहुंच सके, ताकि मेरी मेहनत सार्थक हो सके। थैंक यू।